जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। एडुटेरिया के द्वारा नया टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया था एडीओ का। आज यानी 13 दिसंबर को पहला टेस्ट हुआ है। देख सकते हैं आप लोग, फुल लेंथ टेस्ट पहला टेस्ट हुआ कि जो कि जनरल स्टडीज संबंधी यानी कि एडीओ का पेपर 2 से रिलेटेड है ये। चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ना फटाफट सेशन को लाइक कर लो आप लोग, और जो बच्चे पहले बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि नए टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस चैनल पर जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन आपको सारा टेस्ट मिलेगा। आगे का जो भी टेस्ट होगा उसी दिन मिल जाएगा, तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लो। चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। अगर नया वाला टेस्ट का आपको पीडीएफ चाहिए ना, यहाँ परीक्षा वाटिका एजुकेशन एक टेलीग्राम चैनल है, परीक्षा वाटिका ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये नंबर है 8676934039। इस पर भी इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फटाफट इस पे कांटेक्ट कीजिए। जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे एडुटेरिया वाला, या तो आप यूट्यूब पर देख लो। अगर आपका पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टेस्ट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, दूसरा, तीसरा, उसके बाद कूट की तरफ आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कौन सा कथन सही है। यहाँ पर जो दिया गया है ना स्टेटमेंट, इसको देखिए। बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि भारत और जो भूटान और म्यांमार से भारत के 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, और त्रिपुरा जो होगा बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। और भूटान म्यांमार के साथ 4 राज्य अपनी अपनी सीमा साझा करते हैं, ये मैंने बताया। ठीक है, ये तीसरा स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है। चलिए कूट की तरफ देखते हैं अब कौन सा होगा। तो केवल 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। यहां पर देख लीजिए आप लोग, इस मैप में देखिए ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के तीनों तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है, यहां देख सकते हो। म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा साझा करता है भारत, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और ये त्रिपुरा वाला पार्ट। ठीक उसी तरह भूटान का भी है, यहां देख सकते हो आप लोग। इधर हो गया पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल और चीन। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को कहा जाता है। उसको ना रोपण कृषि कहा जाता है। विकल्प ए राइट आंसर होगा, क्योंकि रोपण कृषि जो होता है एक प्रकार का वाणिज्यिक खेती होता है, और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाता है। और रोपण कृषि में ना उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ होता है, इंटरफेस होता है। ऐसी कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है, और इसमें प्राप्त जो सारा उत्पादन होता है उद्योग में कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। इसमें चाय का, और क्या होगा, कॉफी, रबर की खेती होगी। ठीक है, रबर हो जाएगा, और गन्ना हो जाएगा, केला हो जाएगा। ये सभी ना रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है, और इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। यह विशेषता किस मिट्टी के संबंध में कहा जा रहा है? यह होगा लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी, विकल्प डी राइट आंसर होगा। लेटराइट मिट्टी जो है ना ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। कौन सा? लेटर शब्द से लेटराइट मिट्टी बना है। और इस मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आर्द्र और शुष्क ऋतु के बाद होता है। ठीक है, कौन सा? आर्द्र और शुष्क ऋतु के बाद होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बाद देखना है कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन करने कहा जा रहा है। देखते हैं यहाँ पर। पहला, विशाखापत्तनम एक भू आबद्ध पत्तन है, राइट आंसर है। ठीक है, जो पारादीप पत्तन है कटक से 100 किलोमीटर दूर जो महानदी डेल्टा पर स्थित है, और इसको पोताश्रय का सबसे गहरा, जो कि भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ जो दिया गया है, चेन्नई पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है। चेन्नई, तो चेन्नई जो है ना पूर्वी तट पर एक स्थित जो है, ये सबसे पुराने पत्तन में से है, और एक कृत्रिम पत्तन है। ठीक है, ये बनाया गया है, कृत्रिम है, ना कि प्राकृतिक है। तो ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। चेन्नई पत्तन का पोताश्रय सबसे गहरा है, तो ये अभी मैंने बताया था। ठीक है, चेन्नई पत्तन का सबसे गहरा है, नहीं ना, तो ये भी हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? केवल एक, पहला स्टेटमेंट सही था, केवल एक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। वृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग को। पहला विकल्प इसका सही जवाब है इसका। ठीक है, और ये मार्ग जो होगा ना औद्योगिक दृष्टि से विकसित हुआ है विश्व के 2 प्रदेश, एक तो उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है यूरोप, इसको मिलता है ये।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पारितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है किस तरह? तो इसका सही जवाब होगा जीवधारियों का आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच का संबंध इसमें रहते हैं। विकल्प बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखो आप लोग, पहले तो हो जाएगा चेनाब, हो जाएगा, उसके बाद रावी, फिर नर्मदा, फिर तापी, फिर कावेरी। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? तो बारालाचा दर्रा। कहां पर? बारालाचा दर्रा से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। और चंद्र और भागा आपस में मिलकर चिनाब बनाती है, और इसकी सहायक नदी तवी, सोहल, कलकई, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। रावी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? तो रावी का रोहतांग दर्रा से निकलता है। कौन सा? रोहतांग दर्रा। सही से दिख रहा होगा आपको तो देख लीजिए, नहीं तो कोशिश कीजिए देखने का, क्योंकि इतना ही स्पेस है हमारे पास। नर्मदा जो है, नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कहां से? अमरकंटक से निकलती है। तापी नदी कहां से निकलती है? तापी नदी का उद्गम स्थल सतपुरा पर्वत है, सतपुरा पर्वत से निकलती है। और कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या होगा? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। जिन्होंने ना सुपर 30 टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, जाइए सुपर 30 को ज्वाइन कीजिए। इस टेस्ट सीरीज में आपको ना 30 दिन में 30 टेस्ट करवाए जाएंगे, जिसमें कि बीपीएससी के 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक को शामिल किया गया, जहां से सबसे अधिक बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पर। अभी ऑफर चल रहा है 199 का, जाइए इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें पहले पेपर से 5 टेस्ट, दूसरे पेपर से 15 टेस्ट और तीसरे पेपर से 10 टेस्ट करवाई जाएंगे, जिसमें 6 टेस्ट ही हुआ है अभी। आप लोग जाइए फटाक से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये है सफलता वाला टेस्ट, इसको ज्वाइन करना आप लोग के लिए अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है, इसको सेलेक्ट करना है। तो हो जाएगा मृत सागर जो है इजराइल, जॉर्डन, वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। लवणता जो होगा 1000 ग्राम जल में मौजूद मात्रा की जो होती है, और महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? ठीक है, 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ मसाला दिया गया है, दूसरी तरफ शीर्ष उत्पादक राज्य दिए गए हैं, इसको मिलान कीजिए। केसर का उत्पादन भैया कहां? जम्मू कश्मीर। काली मिर्च कहां पे होता है? केरल में। तीसरा है हल्दी का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र, और जीरा होता है राजस्थान में। 4 3 2 और 1, सीधे उल्टा हो गया। तो कौन सा होगा? 4 3 2 1, 4 3 2 और 1। विकल्प बी इसका सही जवाब हो गया। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इंग्लिश में भी दिया गया, इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग पीडीएफ ले लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भू-अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहां पर रॉन्ग पूछा जा रहा है। जो इसका कक्षीय वेग होता है ना 8 किलोमीटर सेंटीमीटर होता है, तो ये यहां पर जो है क्या है? सत्य कथन नहीं दिया गया। विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस भू-अस्थायी उपग्रह जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और इसका परिक्रमण काल जो होता है पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। और यह उपग्रह जो है पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये क्या दिया गया? 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये जो है ना 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, इसीलिए ये जो है ना रॉन्ग दिया गया। कितना? 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कौन सा सत्य नहीं है पूछा जा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? ये कितनी होगी? ये होती है m = 1 + d/f होता है, ठीक है। जहां पर d कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, और f जो होता है क्या होता है? f जो होता है लेंस की फोकस दूरी कहलाती है, लेंस की फोकस दूरी होती है f। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? असत्य कथन की पहचान करने कहा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा यहां पर, पहले देख लेते हैं। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ये तो सही दिया गया बिल्कुल। दूसरा क्या है? शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या कहा जा रहा है? आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, और आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है, ये भी कथन असत्य दिया गया। तो सारे स्टेटमेंट तो सत्य दिए गए। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? असत्य कथन की पहचान करें। तो भैया सारा का सारा यहाँ पर सही दिया गया है, तो कोई इसमें असत्य होगा नहीं ना। तो विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर कीजिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? 3 कथन दिए गए हैं, 1 2 और 3। कौन कौन सा जिम्मेवार होगा?
तो इंद्रधनुष के निर्माण में ना परावर्तन, अपवर्तन, फैलाव और कुल आंतरिक परिवर्तन ये सभी शामिल होंगे, तीनों के तीनों शामिल होंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ आप लोग? 1 2 3 होना चाहिए, है ऑप्शन में। हाँ चलिए, विकल्प डी दिया गया है 1 2 और 3, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि, क्यों होता है? तो पहिया और धुरे के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। विकल्प सी इसका सही जवाब हो गया। चलो भैया आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15। एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, यह मान ज्ञात करना है आपको। तो 10 सेकंड में बदलता है, ठीक है, तो निकालिए कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर है, तो क्या होगा, मिनट में बदल दीजिए, 18 क्या होगा, 100/18 मीटर पर सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, वेलोसिटी निकाल लेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर होगा, तो 50 गुने 5/18 कितना होगा, मीटर पर सेकेंड। अब क्या कहा जा रहा, इसका त्वरण निकालना है, तो b माइनस यू कर देंगे अपॉन टी हो जाएगा, कितना है 250 माइनस 100, 18 गुना 10, ठीक है, कितना आएगा, ये आ गया 150, इधर आ गया 180, 180 आएगा ना। चलो 0 0 कैंसिल, 15/18 आएगा, 3 बच्चे 15, 3 छक्के 18, 5/6। अब इसको ये कीजिए 5 मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो इसको भाग देंगे ना, 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मान निकल के आएगा। विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, विकल्प डी 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? एटम का भाग नहीं है कौन सा, फोटोन हो जाएगा, विकल्प डी, वेरी इजी। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है? तो यहां पर सही जवाब होगा, यह अम्लीय प्रकृति का है, विकल्प ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो जल होता है H2O में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर जो सोडा वाटर बनेगा, ये कैसा बनेगा, ये एसिडिक बनेगा। कैसा, एसिडिक नेचर का होगा, और सोडा वाटर में अधिक दाब पड़ने पर जो गैस होगा ये क्या होगा, इसमें घुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए और कूट की सहायता से यहाँ पर सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो पहले देखिए कौन कौन सा सही होगा। पहला है टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है, भैया सही है ना, बिल्कुल सही है। दूसरा प्राकृतिक रबर क्या है, क्लोरोप्रीन है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है ना, आइसोप्रीन होता है, ना कि क्लोरोप्रीन। क्या होता है ये, आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन होता है। तो ये क्या हुआ, ये तो गलत हो गया। तीसरा है नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, तो ये सही दिया गया, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो क्या होगा, विकल्प बी यहां पर राइट आंसर होगा, 1 तथा 3। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग ना बहुत मेहनत से ऐसा टेस्ट लेकर के आते हैं, आप लोग सेशन को शेयर कर लो और टेस्ट को ना लाइक कर दिया करो यार, और सभी लोग ना सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्या है, क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का अयस्क है? सही जवाब होगा कॉपर का। किसका, कॉपर का, Cu2O जो कॉपर का अयस्क है। इसके अलावा कैक्लोपाइराइट जिसको कहते हो CuFeS2, जो कैल्कोसाइट होता है उसको क्या कहते हो, कैल्कोसाइट को Cu2S। मैलेकाइट क्या होता है, CuCO3, ठीक है, इंटू CuOH2, ये क्या होता है, ये होता है मैलेकाइट, ये होता है मैलेकाइट। ठीक, ये क्या होता है, CuFeS2 क्या होता है, कैल्कोपाइराइट, कैल्कोपाइराइट, ये सब ध्यान रखना आपको। Cu2S क्या होता है, तो Cu2S होता है कैल्कोसाइट, कैल्कोसाइट होता है। ठीक, Cu2O क्या होता है, तभी आपको पता है, ये क्या होता है, क्यूप्राइट होता है, क्यूप्राइट होता है। चलिए, और एक होता है एजुराइट, इसको भी ना बता देता हूं, एजुराइट, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, एजुराइट। एजुराइट का फॉर्मूला रासायनिक क्या होगा, 2CuCO3 इंटू CuOH2 इसका फॉर्मूला होता है। ये भी कॉपर का अयस्क है, एजुराइट। ठीक है, इस सारे के सारे कॉपर के अयस्क थे, जिसका रासायनिक सूत्र जो भी था मैंने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं को यहां पर कोड आउट कीजिए, उसके बाद बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नाभिक का आकार जो है परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है गलत दिया गया है।
रदरफोर्ड का जो नाभिक का परमाणु है मॉडल के इसके अनुसार ना परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। और रदरफोर्ड ने नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की चक्कर की व्याख्या की। हालांकि उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन को अंदर कैसे रखा गया है, और इसी कारण रदरफोर्ड का मॉडल जो होता है परमाणु का एक अधूरा मॉडल बन जाता है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत दिया गया था। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला ही सत्य हो गया। चलो अगला प्रश्न है, पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? सही जवाब होगा ये व्युत्पन्न प्रोटीन है। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा, व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, अगर बात किया जाए प्रोटीन तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता सरल प्रोटीन, दूसरा होता संयुग्मी प्रोटीन, और तीसरा होता व्युत्पन्न प्रोटीन। जो सरल प्रोटीन होते हैं तो ग्लोबुलियंस होता है, यहां पर लिख देता हूं सरल प्रोटीन कौन कौन से होंगे। एक तो होगा ग्लोब्यूलिन्स सरल प्रोटीन में, और इसी में होगा एक दूसरा है, उसका नाम है एल्ब्यूमिन्स। क्या चीज? एल्ब्यूमिन्स, ये होगा सरल प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन क्या होगा? तो क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, और इसी में दूसरा होगा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। चलिए तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन, इसमें आएगा प्रोटीन्स आ जाएगा। क्या आएगा? प्रोटीन्स, और दूसरा इसमें हो जाएगा पेप्टोन। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? राइट आंसर होगा मूल कोशिकाएं। क्या? मूल कोशिकाएं, विकल्प डी। और मूल कोशिकाएं अवशिष्ट कोशिकाएं होती है जो विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं बनाती है, जिसमें से एक स्टेम कोशिका बनती है। क्या? एक बनेगी स्टेम कोशिका, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, स्टेम कोशिका बनेगी, और दूसरी होगी विभेदित हो जाती है। और स्टेम कोशिकाओं को मुख्य स्रोत के रूप में भ्रूण और वयस्क उत्तक होता है, जिसको ना भ्रूण या वयस्क उत्तक के रूप में जाना जाता है, वयस्क उत्तक टिश्यू के रूप में जाना जाता है। और स्टेम कोशिकाओं को उनकी क्षमता के आधार पर कितने तीन भाग में बांटा गया है, तीन भाग में। अब स्टेम कोशिकाएं कितने होंगे? तो तीन तरह के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो होंगे यूनिपोटेंट, यूनिपोटेंट कोशिकाएं। दूसरा क्या होगा? तो प्लूरिपोटेंट, दूसरा होगा प्लूरिपोटेंट। ये क्या आ गया भाई, इसको हटाओ। तीसरा क्या है? तीसरा होगा मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट कोशिकाएं। तो ये स्टेम कोशिकाओं के तीन प्रकार हो गए। ठीक है, सारा चीज ना एक एक चीज छोड़ना नहीं है, सारी चीज को ना इकट्ठा करना है, उसके बाद ही एग्जाम में बैठना है, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। चलिए अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ये कौन सा होगा? सही जवाब होगा विटामिन ई हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा। अब विटामिन ई क्या है? एक पोषक तत्व है जो प्रजनन, रक्त और मस्तिष्क और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। सभी विटामिन और उसके रासायनिक नाम के बारे में चर्चा किया था, एक टेस्ट हुआ था, एडुटेरिया का ही टेस्ट था, उसमें मैंने बताया था विटामिन ए से लेकर के विटामिन के तक, और उसके रासायनिक नाम भी मैंने बताए थे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं आपको, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना सारे विटामिन के रासायनिक नाम का। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तरफ विटामिन दिया गया, दूसरी तरफ उसके रासायनिक नाम दिया गया। विटामिन ए का रेटिनॉल होगा, विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 का नियासिन, विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 का नाम होगा रासायनिक क्या? पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 का बायोटीन, विटामिन बी9 का फोलिक एसिड। उसके बाद आएगा विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, यही क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मैंने ये सारा बताया था पिछले टेस्ट में। विटामिन डी का क्या होगा? कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का होगा टोकोफेरॉल, और विटामिन के का फाइलोक्लोविनोन हो जाएगा। ये सारा ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, या फिर ये वीडियो का एक क्लिप काट लेना, या फिर याद कर लेना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनता है? इबोला रोग का कारण बनेगा ये वायरस होता है। ठीक है, विकल्प सी राइट आंसर होगा। और इबोला वायरस में 6 प्रजाति की पहचान की गई है। ठीक है, इसमें इबोला वायरस जो है इसमें 6 प्रजाति की पहचान हुई है। पहला प्रजाति जिसको जैरे कहा जाता है, क्या? जैरे कहा जाता है। दूसरे प्रजाति का नाम है बुंडी बुग्गो, नाम भी बड़ा खतरनाक है, बुंडी बुग्गो इसका नाम है। तीसरे प्रजाति का इसका नाम है सूडान, क्या? सूडान। और चौथा प्रजाति इसका है ताई फॉरेस्ट, ताई फॉरेस्ट। ठीक है, पांचवा हो जाएगा रेस्टन, रेस्टन हो गया। और छठा और अंतिम हो जाएगा बोम्बाली, बोम्बाली। ये सभी क्या है? इबोला
जो वायरस है इसके 6 प्रजाति हैं और इबोला वायरस जो है फिलोवायरस परिवार का सदस्य होता है और ये पूरे शरीर में गंभीर सूजन और उत्तक क्षति का कारण बन जाता है, जिससे रक्तस्रावी बुखार वायरस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह शरीर की जो रक्त की थक्के होती है इस प्रणाली की समस्या पैदा कर देता है और आंतरिक रक्तस्राव का कारण बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी है? अपुष्पी कौन सा होगा? टेरिडोफाइटा, विकल्प सी इसका सही जवाब हो गया। एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग करके इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा विकल्प 1%। ठीक है, जो एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ना हरे पौधे अपनी पत्ती पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% उपयोग करता है और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, और क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C55H72O5N4Mg होता है। ये ना एक एग्जाम में पूछा गया था, क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? ये कौन होगा? वर्तिकाग्र होगा, विकल्प बी होगा वर्तिकाग्र। और परागन की क्रिया के दौरान पराग जो होता है नर भागों से मादा भागों में चला जाता है जहां स्टिग्मा पाया जाता है। क्या चीज? स्टिग्मा पाया जाता है जहां पराग अंकुरित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जोरों के बाद मौजूद द्रव जो जोरों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? इसको कहा जाएगा सियोवियल, सीनोवियल कहा जाएगा, विकल्प डी होगा सीनोवियल। और ऐसे जोरों का उदाहरण अगर ले लो, जैसे बाल हो गया, पिवट जोर हो गया, यहां लिख दूं मैं, पहला हो गया बॉल या सॉकेट जोर, सॉकेट जोर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? पिवट जोर, सब में ना जोर लगाते जाना आप लोग। तीसरा क्या हो जाएगा? ग्लाइडिंग जोर, ग्लाइडिंग जोर हो जाएगा। चौथा हो जाएगा हिंज जोर और पांचवा हो जाएगा सैंडल जोर, सैंडल जोर। ठीक है, ऐसे जोर का उदाहरण यही 5 हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इनमें से कौन गैसों में डिफ्यूजन दिखाता है? ये क्या होगा? तो कमरे में परफ्यूम का फैलना। ठीक है, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिफ्यूजन क्या होता है? गति के कारण दो पदार्थ कणों का आपस में मिलना ही डिफ्यूजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनेल को उसके काम से मिलाए। एक तरफ कॉलम ए, दूसरी तरफ कॉलम बी दिया गया, इसको मिलान करना है, उसके बाद यहाँ पर पुट की सहायता से सही उत्तर चूज कर लेना है। चलिए मिलान करते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या होता है? ये सेल का पावर हाउस कहलाता है। राइबोसोम क्या कहलाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। और न्यूक्लियस जो होता है सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1 और 2। 3, 1 और 2 कौन सा भैया? तो 3, 1 और 2 पहला ही हो गया, विकल्प ए इसका सही जवाब हो गया। अगला है सौंदरानंद किसकी रचना है? ये रचना होगी अश्वघोष की। किसकी? अश्वघोष की रचना है। और अश्वघोष जो है कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे, उनकी रचनाएं और भी बात की जाए जैसे सौंदरानंद हो गया, एक बुद्ध चरित है, बुद्ध चरित भी जो है ना ये इन्हीं की रचना है। किसकी? अश्वघोष की रचना है। ये दोनों रचनाएं जो है सौंदरानंद और बुद्ध चरित अश्वघोष की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? यहां नहीं को कोड आउट कीजिए और बताइए किन्होंने नहीं दिया था। तो ये गयासुद्दीन तुगलक, विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और कुतुब मीनार का निर्माण जो है गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इल्तुतमिश के काल में 1220 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक ने शासन, इन्हीं के शासनकाल में जो है टूटी हुई मंजिल को ठीक किया गया और उसके ऊपर एक और मंजिल जोड़ा गया था कुतुब मीनार में। किसके? ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। एक और मंजिल जोड़ी गई, एक और मंजिल जोड़ी गई। किसमें? कुतुब मीनार में। ठीक है, ये ध्यान रखना सारा फैक्ट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी, विकल्प बी। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया था? 1604 ईस्वी में किया गया था सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा, अर्जुन देव के द्वारा। और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा मृत्युदंड यानी फांसी दे दिया गया था। जहांगीर ने फांसी की सजा सुना दी थी। और सिख धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी सिख धर्म की। ठीक है, चलिए आप आगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र, विकल्प बी। ठीक है, 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने, स्थूलभद्र ने इस बौद्ध संगीति की जैन सभा की अध्यक्षता की थी। और पहला जैन सभा में जैन धर्म ग्रंथ को 12 अंग में बांटा गया। कितना?
12 अंग कहिए, अवयव कहिए, इसमें बांट दिया गया। और दूसरा जैन सभा कब हुआ था? सेकेंड अगर पूछा जाए तो कब हुआ था? सेकेंड हुआ था 512 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो बल्लभी में। बल्लभी कहां है? तो बल्लभी है गुजरात में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है देवर्षि क्षमा श्रवण ने किया था। उनका नाम था देवर्षि क्षमा श्रवण, इनका नाम था, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सी, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान का व्यवस्था था। जिसमें अष्टप्रधान कौन कौन से होते थे अभी बताता हूं आपको। ये थे शिवाजी के अष्टप्रधान, जिसमें पहला था पेशवा, जो कि प्रधानमंत्री राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था। दूसरा था अमात्य, अमात्य न वित्त मंत्री था। तीसरा था मंत्री, जो राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखने वाला मंत्री था, और इसे वाक्या नवीस भी कहते हैं। कभी कभी ना एग्जाम में पूछा जाता है, वाक्या नवीस मंत्री हुआ करता था शिवाजी के अष्टप्रधान में। चौथा सचिव का पद आता था, राजा के पत्र व्यवहार का कार्य करता था। पांचवा सुमंत, विदेश मंत्री। छठा सेनापति, जो कि सैनिक का प्रधान होता था। और सातवां था पंडित राव, जो दान और धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। और अष्टप्रधान का आठवां न्यायाधीश, जो कि न्यायिक मामलों का प्रमुख होता था। ये सारे तथ्य आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाक से। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा लौड़िया नंदनगढ़, लौड़िया अरेराज, रामपुरवा, सारे हो जाएंगे उपयुक्त, सभी इसका राइट आंसर होगा। ये जो नंदनगढ़ है ना, पश्चिम चंपारण में। लौड़िया नंदनगढ़ कहाँ? वेस्ट चंपारण बिहार में है। और लौड़िया अरेराज कहाँ है? अरेराज है, यह है ईस्ट चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण में है। और रामपुरवा जो है ये कहाँ है? ये भी वेस्ट चंपारण में है। इन सारे स्थान से ये प्राप्त हुए हैं। और पूर्व ऐतिहासिक युग से ना मुंगेर हो गया, चिरांद, चेचर, मनेर और सोनपुर से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं मृदान प्राप्त हुए हैं। और बराबर की गुफाएं जैसे कि राजगीर हो गया, नालंदा, पाटलिपुत्र और विक्रमशिला से भी ये प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले कौन सा घटा है? इसको देखना है। सबसे पहले इसका डेट देख लेंगे, अपने आप पता चल जाएगा कौन सा होगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो भाई ये हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। दूसरा है पूना समझौता, ये कब हुआ था? तो पूना समझौता जो हुआ था ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी हुई, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? यह हुआ था 26 से लेकर के 31 मार्च 1931 को ये हुआ था। अब क्या कहा जा रहा, सबसे पहले कौन घटा? बता दो आप लोग। 1931 में ये हुआ था, 1932 वाला नहीं होगा। ये हुआ था 5 मार्च, डेट देखिए 23 मार्च और 26, तो ये तो नहीं होगा। 23 मार्च ये भी नहीं होगा, 5 मार्च का घटना पहला होगा, तो पहला इसका राइट आंसर हो गया गांधी इरविन समझौता, सबसे पहले घटा था। अगला प्रश्न है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? यह है वीडी सावरकर, विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। और इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है, इसी में, ठीक है। 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? ये 1853 का ना चार्टर अधिनियम था, पहला इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? यह था लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 62 तक रहा था, अंतिम जब गवर्नर जनरल भी था और पहला वायसराय था। इसी समय 1857 का विद्रोह हुआ था, याद होगा आपको। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। यह कौन सा था? यह था रैयतवारी प्रथा था। और किसान जो है स्वयं का भूमि मालिक होता था और सरकार को जो है भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। जो अलेक्जेंडर रीड था ना, अलेक्जेंडर रीड, इसने ना मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवारी शुरू किया था, ठीक है। कहां पर? तमिलनाडु के जो क्षेत्र थे 12 महल क्षेत्र 1792 में यहीं पर शुरू किया था इसने। कौन सा? रैयतवारी प्रथा, रैयतवारी व्यवस्था इसी ने लागू किया था, बड़ा खचरा था ये। चलिए 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा केरल में, ठीक है। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए भैया असत्य नहीं पूछा कि जान में जान आया, सत्य कथन पूछा जा रहा है। अब बताओ, पहला क्या है? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, तो सही है। दूसरा है विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई,
ये भी सही है। तीसरा है शिक्षा के सभी स्तर पर अंग्रेजी को शिक्षण माध्यम के रूप में सिफारिश किया गया। ये नहीं है, सभी स्तर पर नहीं किया गया था, ये किया गया था जो प्राथमिक स्तर था, प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक वहां की जो लोकल भाषाएं थी उसके अनुसार किया जाना था, और जो उच्च शिक्षा था उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में शामिल करना था। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में, याद होगा आपको। तो हो गया पहला विकल्प इसका राइट आंसर, 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी? ये दिया गया था, गांधी जी ने कहा था इस चीज को। क्यों कहा था? तो गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने वाले हंटर कमीशन की रिपोर्ट को ये वर्ड कह के बहुत आलोचना किया। और 13 अप्रैल जो हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, याद होगा आपको ये डेट, अमृतसर में जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, जिसमें धराधर गोलियां चला दी निहत्थे लोगों पर, जो कि बहुत ही निर्दोष थे, उन पर गोलियां चलाई गई। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब वापस की, ये आप लोग को कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? ये बताइए कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प डी राइट आंसर होगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक? 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 को हुआ था, और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इसका राइट आंसर क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कांग्रेस द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना था, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। और 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है, और खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था, शौकत अली और मोहम्मद अली से संबंधित थे। अली बंधु, इनको अली बंधु के नाम से जाना जाता है। कौन कौन? एक थे शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली, इन्हीं को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? राइट आंसर होगा पुर्तगाली सबसे पहले आया था, और पटना में सोरा का खेती, सोरा बेचना शुरू किया, सूती वस्त्र। ठीक है, पटना में सोरा सूती वस्त्र हो गया। चीनी मिट्टी का बर्तन, चीनी मिट्टी का बर्तन, ये सभी इसी ने शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने। दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया था? कमेंट करना आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने बोला था, बहुत बच्चे कमेंट नहीं कर पाए थे, आज कमेंट कर लेना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह दमन ए कोह के क्षेत्र से संबंधित है? ये संथाल विद्रोह हो जाएगा। 1855-56 में हुआ था। कहां पर? यह हुआ था भागलपुर के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, भागलपुर का जो राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र है, यहीं पर हुआ था ये संथाल विद्रोह, जिसे दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू ने किया था। एक सिद्धू, एक कान्हू इसका नाम था, और एक थे चांद और भैरव, ये 4 लोग थे इसमें शामिल। किसमें? संथाल विद्रोह में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? राइट आंसर होगा 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कब कब लगाया गया 8 बार? पहले तो लगाया गया था 1968 में, ये ईयर याद रखना आपको। दूसरी बार लगा 1969 में। तीसरी बार कब लगा था? 1972 में। चौथा बार राष्ट्रपति शासन लगा 1977। पांचवा बार 1980। छठा बार कब लगा था? 1995। सातवां, आठवां बताइए? 1999 और 2005। ये 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक लग चुका है। अगला प्रश्न है, बिहार परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? जिला मजिस्ट्रेट को, विकल्प इसका राइट आंसर होगा। जो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 है, इसी के अकॉर्डिंग ये राइट आंसर होगा, जिला मजिस्ट्रेट को। चलिए मिलान करना है सूची को, एक सूची को दूसरे सूची से, उसके बाद कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए, एक तरफ प्रावधान दिया गया है, दूसरे तरफ अनुच्छेद दिए गए। कौन सा प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है यह बताना है आपको। पहला क्या है? सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाजत, यह संबंधित किससे है? आर्टिकल 136 से। यह हो गया चौथा। चलिए दूसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख क्या है? न्यायालय होना। तो ये जो एसएलपी है विशेष, ये जो है ना, ये होता है आर्टिकल 129 से। दूसरा हो गया, तो दूसरा का दूसरा ही हो गया। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किसके साथ होती है? तो ये आर्टिकल 127 के तहत होती है, यानी कि पहला। ठीक है, पहला हो गया। चलिए अगला क्या है? सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आते हैं
ये आर्टिकल 131, 31 ये हो गया, तीसरा हो गया, क्या हो गया 4, 2, 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अब कूट को, 4, 2, 1 और 3 था ना, 4, 2, 1 और 3 भैया, विकल्प सी 4, 2, 1 और 3 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का प्रावधान है, बताओ कौन सा होगा। तो सही जवाब इसका निकल के आएगा भाग 5। कौन, भाग 5, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक संघ के शासन के संबंध में उपबंध किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, संघ की कार्यपालिका, विधायिका, इन सब का विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। भाग 6 क्या है, तो भाग 6 जो है स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है, ठीक। भाग 7 में क्या है, इसको निरस्त कर दिया गया और 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। भाग 7 जो है टाटा बाय बाय। भाग 8 क्या है, तो इसमें ना संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रावधान है और वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, कुल 22 भाग का उल्लेख किया गया है। ये सारा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग में शामिल है, इसमें कौन कौन शामिल होंगे, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। राइट आंसर विकल्प बी। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। 4 समिति दी गई है, कूट की सहायता से इसका राइट आंसर चूज करना है। इसमें ना ईयर के हिसाब से कहा जा रहा है। पहला क्या है, LM सिंघवी समिति, ये कब आया था, 1986 का है। अशोक मेहता समिति 1977 का। GBK राव समिति ये है 1985 का। और अगला है बलवंत राय मेहता समिति, ये होगा 1957। तो सबसे पहले देखिए कौन सा होगा, सबसे पहले तो यही हो गया, ठीक है, डी हो गया। सबसे पहले डी वाला पहले आएगा, तो डी वाला पहले आएगा। तो कौन कौन से में, देखिए ए में क्या है, डी नहीं आया, इसमें आ रहा है, और डी में यह नहीं आया, तो डी पहला ये हो गया, ठीक। अब देखिए 1957 के बाद सबसे पहले कौन सा आएगा, 1977 आएगा ना, दूसरे स्थान पर 1977 आएगा, यानी बी आएगा। तो बी इसमें है, बी इसमें भी है, ये दोनों में से दोनों हो सकता है। तीसरा क्या है, 1985, फिर 1985, फिर 86, सी और ए, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो गया, डी, बी, सी और ए, ठीक है। तीसरा ये होगा, चौथा ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को किस आधार पर परिभाषित किया गया है, भाषाई और धार्मिक आधार पर परिभाषित किया गया है, विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है, इसमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार मिला है। और आर्टिकल 29 जो होता है, इसमें विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा देता है, जिसमें धार्मिक और भाषाई दोनों समूह शामिल होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे थे, ये कौन थे, इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। विकल्प ए 13 मई से लेकर 13 मई 1967 से 3 मई 1969, 2 ही साल तक इनका शासनकाल था। अगला है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, करेक्ट आंसर होगा MC सीतलवाड़, विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। सीतलवाड़ थे 1955 ईस्वी में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल जो थे MC सीतलवाड़, इसी की अध्यक्षता में गठित किया गया था क्या, पहला विधि आयोग। कब किया गया था, 1955 में। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को निम्न शक्तियों संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए, कैसे, तो इसमें विधायिका हो गया और न्यायपालिका हो जाएगा, कार्यपालिका, सारे हो जाएंगे, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्यपाल का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का होगा, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी शर्तों में क्या है, 35 वर्ष का आयु होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कूट दिया गया है सत्य कथन का चयन कीजिए। दोनों स्टेटमेंट पढ़िए, देखिए उसके बाद कौन सा सही है। गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई, सही है। 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, यह भी सही दिया गया है, ठीक है। जो अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति था, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, इसे गोरवाला समिति के नाम से भी जाना जाता है, इसी ने ना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एक सरकारी स्वामित्व वाले बैंक में बदलने की सिफारिश की थी। और इसी सिफारिश के आधार पर स्टेट बैंक अधिनियम 1955 आया था, पता होगा आपको 1955, जिसके तहत 1 जुलाई 1955 को SBI का गठन हुआ था। कब SBI का गठन हुआ था, ये चीजें आपको पता होगा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, विकल्प सी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है। नहीं पूछा जा रहा तो ये हो जाएगा निर्यातों पर अधिक कर लगाना,
जो आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देता है और रुपयों का अवमूल्यन और आयातों पर अधिक कर लगाता है। अभी भारत का $1 जो है ना 90 पार कर गया था, 90 पार हो गया था। भाई सोचो, अब कुछ ज्यादा नहीं बोलना है इस पे। रेपो दर से तात्पर्य है क्या होगा, तो जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है वो क्या कहलाएगा, रेपो दर कहलाएगा। विकल्प ए होगा। और इसी से संबंधित एक आता है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो क्या होगा भाई, तो अल्पकालीन अवधि के लिए आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहा जाएगा, रिवर्स रेपो दर। ठीक है, एक बार फिर से, अल्पकालीन अवधि के लिए आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त किया जाएगा, नगद प्राप्त किया जाएगा, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। यहां पर क्या कहा जा रहा है, पहले बोल दिया कीजिए, क्या कीजिए भाई, तो सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये काहे कीजिए दिया भैया, इतना गलती करते हो एडिटोरिया वाले हो। चलिए सूची 1 सूची 2 दिया गया, इसको मिलान कीजिए, उसके बाद देखिए यहां पर कौन सा कूट के अनुसार सही जवाब होगा। चलिए मिलान कीजिए। पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका गठन कब हुआ था, 1993 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, और प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी कहते हैं, आजकल बड़ा छापा पड़ रहा है, तो ये हुआ था 1956, और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में हुआ था। 4, 3, 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं, 4, 3, 1 और 2, विकल्प सी यहां पर है, 4, 3, 1 और 2 ये राइट आंसर हो गया। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं अब। निम्न युग्मों पर विचार करें, यहां पर 4 दिए गए हैं, कौन सा कहा जा रहा है, सही सुमेलित युग्म का चयन करने कहा जा रहा है। यहां पर कौन सा सही है, पहला क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वानिकी मत्स्य पालन आता है, सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर जो खनन और उत्खनन से संबंधित है, ना भैया, इसमें ना विनिर्माण सेक्टर आता है। ठीक है, विनिर्माण सेक्टर आता है, निर्माण आएगा, निर्माण आएगा, और क्या आएगा, गैस आएगा, जल आपूर्ति आएगा, विद्युत आएगा, ये सभी ना सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, खनन उत्खनन नहीं आता है। ठीक है, तीसरा क्या है, टर्सरी सेक्टर रियल एस्टेट, इसमें सही है, टर्सरी सेक्टर में रियल एस्टेट आएगा, अचल संपत्ति आएगा, चिकित्सा इसमें शामिल किया जाता है, चिकित्सा हो गया, और जो भी वित्तीय सेवाएं होंगी, वित्तीय सेवाएं इसी में आएगा, बैंकिंग आएगा इसमें टर्सरी सेक्टर में, तो ये आ जाएगा, सही है ये। चतुर्थ सेक्टर में तकनीकी कौशल, ये भी सही दिया गया है, तो 1, 3 और 4 सही दिया गया था। दूसरा सेक्टर में खनन और उत्खनन जो है ये नहीं होगा, जो खनन और उत्खनन जो है ना प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, इसी का पार्ट है, जो पहला है ना प्राइमरी सेक्टर, इसी का पार्ट है खनन और उत्खनन। ठीक है, तो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा। देख भैया किधर है, 1, 3 और 4 पहला ही विकल्प यहां पर राइट आंसर हो गया। चलो अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की नीति भारत में पहली बार कब आरंभ की गई थी। ये नीति आई थी 2000 में। ठीक है, 2000 में शुरू की गई थी, और मंथ था अप्रैल का। निम्न कथनों पर विचार करें, यहां पर 2 स्टेटमेंट दिया गया, और उसके बाद यहां कहा जा रहा है कूट की सहायता से सही उत्तर चूज करना है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे जो सही होगा कूट की सहायता से सही कर देंगे। पहला क्या है स्टेटमेंट, यहां पर भारत के राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है, बिल्कुल सही है। और भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO की स्थापना मई 1951 में की गई थी। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी जो दिया गया यहां पर क्या है, वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO का विलय करके सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना की। ये भी स्टेटमेंट यहाँ जो दिया गया है दूसरा, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। देखिए अगला है, निस्पंद स्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। इसमें होगा शून्य आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि इसमें शामिल होगा, क्योंकि जीडीपी में इसमें गिरावट होती है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। और सामान्य जब बेरोजगारी आएगी तो व्यय और वस्तु की कीमत में क्या होता है, गिरावट आता है। और इसको जो है ना स्टैगफ्लेशन एक ऐसी दुर्लभ घटना हो जाती है जिसमें बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, शून्य आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाता है। ये निस्पंद स्फीति यानी स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये थे पीर अली, विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। और इनको ही ना 7 जुलाई को फांसी दे दी गई थी, 7 जुलाई 1857 को सरेआम फांसी दे दिया गया। और पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को किया था सिटी पुस्तक के द्वारा। ये थे पीर अली, सिटी पुस्तक विक्रेता थे। और पटना के कमिश्नर जो था विलियम टेलर,
विलियम टेलर, यही ससुरा ना इसको फांसी दे दिया था, ठीक है। और पीर अली ने ना दीन बोलो दीन का नारा दिया, दीन बोलो दीन, इसका नारा पीर अली ने दिया था। दीन मतलब होता है गरीब बोलो गरीब, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में साइमन कमीशन पटना कब आया था? 12 दिसंबर 1928 को आया था, 12 दिसंबर 1928, विकल्प ए राइट आंसर होगा। और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध किया था और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत आगमन पर विरोध करने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है मुंगेर के बरहिया ताल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो था बकास्त भूमि की वापसी की मांग करना, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो गया। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यह हुआ था 1934 ईस्वी में, विकल्प डी राइट आंसर है, जिसमें जयप्रकाश नारायण और फूलेना प्रसाद वर्मा को इसका मुख्य श्रेय दिया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो श्री नरेंद्र देव थे, इसके अध्यक्ष बने थे श्री नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में किसके नेतृत्व में हुआ था? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को। अगला प्रश्न है बिहार की राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? बताओ। पीपल होगा ना, विकल्प बी पीपल होगा। और बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, जिसमें 2 स्वास्तिक चिन्ह से घिरा हुआ है बोधि वृक्ष। राजकीय चिन्ह पूछा जाए, राजकीय चिन्ह पूछा जाए बिहार का, तो क्या होगा? बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष हो जाएगा। राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल, ठीक। राजकीय पुष्प पूछा जाएगा, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो पुष्प हो जाएगा गेंदा। गेंदा पुष्प को 2013 में बिहार का राजकीय पुष्प बनाया गया। राजकीय पक्षी बिहार का क्या है? तो राजकीय पक्षी हो जाएगा गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी 2013 से पहले में फाक्ता में घोषित किया गया। बिहार का राजकीय पशु क्या होगा? ठीक है, बैल, ठीक है। बिल्कुल नहीं कहते हो, बिहार की भाषा बिल्कुल बैला है ये, 2013 से, इसीलिए ना पशु को रखा गया, बैल ही रखा गया। चलिए ऐसा कोई बात नहीं, जस्ट मजाक था। चलिए मछली क्या है राजकीय मछली? तो मांगुर मछली को बनाया गया है, मांगुर, जो कि सबसे सस्ता है, मांगुर मछली 2013 से ये भी आया। राजकीय भाषा पूछा जाए बिहार का, तो हिंदी, हिंदी भाषा होगा। अक्सर नीतीश कुमार को सुनते होंगे जो कि सदन में बोलते भी रहते हैं, अरे क्या है इंग्लिश में, हमको समझ नहीं आता, इसको हिंदी करो सारा कुछ, ठीक है। और दूसरा राजकीय भाषा बिहार का क्या है? सेकेंड भाषा क्या है बिहार का? तो उर्दू है, उर्दू 1984 से इसको रखा गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी अंततः गंगा नदी में विलीन होने से पहले कितने जिलों को पार करती है? 5 जिला को पार करती है, विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो सोन नदी है ना, मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी की मैकाल श्रेणी से निकलती है। आपको एक मैप दिखाते हैं सोन नदी का। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये है सोन नदी, यही है सोन नदी जो गंगा नदी में मिल जाता है, ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदियां भी देख सकते हो आप लोग, ये ब्लू कलर का जितना भी है ना, ये वाला पार्ट जो है ये गंगा नदी है, और इसकी सारे सहायक नदियां हैं, ठीक है, सारे इस गंगा नदी में मिल जाती है। और सोन नदी का अगर जो ना सहायक नदी पूछ दिया जाए, इस सोन नदी का सहायक नदी, तो किसको किसको माना जाएगा? एक तो है गूपर, गूपर जो है सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद हो जाएगा, रिहंद। और एक है कन्हेर, कन्हेर हो जाएगा। और उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल ये नदी का नाम है। ये सभी ना सोन नदी की सहायक नदियां हैं। ये मैप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 जहां पर बिहार की नदियां दी गई, दूसरे सूची में संगम बिंदु गंगा के साथ दिया गया है, इसको मिलान करना है। पहला करमनासा नदी जो है चौसा नदी से मिलती है। बूढ़ी गंडक जो है खगड़िया, गंडक जो है ये क्या होगा? सोनपुर। और कोसी जो होगा कुर्सेला हो जाएगा। गंगा नदी जो है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये सारी चीजें आपको पता है। और गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, जिसमें बिहार में टोटल 445 किलोमीटर बहती है, ठीक है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर पूरे बिहार में। और देव प्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी नदी जो है, दोनों नदी मिलने के बाद इस नदी में गंगा के नाम से जाना जाता है। कहां पर? देव प्रयाग में मिलता है। इस पर ना एक शॉर्ट मैंने डाला था इसी साल, 71वीं बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, इन सब सारी चीजों के बारे में 2 मिनट का शॉर्ट था। देव प्रयाग में ना कौन कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा प्लस भागीरथी, ये दोनों मिल जाती है। आगे जाकर यही नदी गंगा नदी कहलाती है। चलो आगे देखते हैं। यहां पर ना कूट का मिलान करना था और बताना था राइट आंसर। क्या हो गया? पहला का चौथा हो गया, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा 4 1 और 2 और 3। कूट में देखिए कौन सा होगा? 4 1 2 और 3, 4 1 2 और 3, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो गया।
निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड चुने। चलिए मिलाते हैं इसको। पायराइट कहाँ पाया जाता है? तो पायराइट जो पाया जाता है ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? पायराइट बताओ आप लोग। रोहतास में। दूसरा हो गया। उसके बाद है गैलेना। गैलेना कहाँ पाया जाएगा? बांका में, बांका जिला। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में, मुंगेर। और सोना जमुई में। जमुई वालों माला माल हो आप। चलो 2, 1, 4 और 3 यहां पर कूट देखिए। 2, 1, 4 और 3 विकल्प सी यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। चल भैया आगे देखो। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, क्या होगा अक्षांशीय विस्तार बिहार का? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। विकल्प ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अक्षांश पूछा जाए तो ये होगा। अगर बिहार का जो देशांतर पूछा जाए तो ये क्या होगा भैया? तो ये हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड क्या होगा? ईस्ट देशांतर हो जाएगा ये। ठीक है, पूर्वी अक्षांश हो जाएगा, ईस्ट अक्षांश हो जाएगा, लैटिट्यूड हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको, ये हो जाएगा देशांतर। और बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और आकार में कैसा है? ये आयताकार माना जाता है। बिहार का जो मैप है आयताकार। यहां पर बिहार में क्या है? 9 प्रमंडल है और कितना? 38 गो जिला है। ठीक है, का बिहार वालों सही है ना? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। आर्टिकल 171 में कहा गया है विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। और मिनिमम कितना होगा? मिनिमम 40 होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 40 होना चाहिए, तभी विधान परिषद बनेगा। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद जरा बताना आप लोग, कमेंट करना राज्य के नाम के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम था श्री राम दयालु सिंह। विकल्प भी यहां पर दिया गया है, विकल्प भी राइट आंसर होगा। 22 जुलाई 1937 ईस्वी को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार प्रांतीय विधानसभा का पहला सत्र हुआ था और उनका कार्यकाल ना काफी लंबा रहा था राम दयालु सिंह का। किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर होगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, विकल्प डी। कौन सा संगठन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है? इसका राइट आंसर है विकल्प ए एजुकेट गर्ल्स, विकल्प बी एजुकेट गर्ल्स। और एक गैर सहकारी संगठन है, एनजीओ है। इसकी स्थापना जो है 2007 में की गई थी सफीना हुसैन द्वारा। सफीना हुसैन इनका नाम है, इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर एक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मार्गदर्शन तमिलनाडु के साथ एक ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प ए। इसी चैनल पर ना 850 करंट अफेयर्स का एक एपिसोड कराया गया है। मैं वीडियो के अंत में ये टैग लगा दूंगा, जब आप ये वीडियो अंत होगा तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। 850 प्रश्न का 2025 करंट अफेयर्स के नाम से होगा। ठीक है, उसको ना आप लोग देख लेना, तब जाकर के ऐसे करंट अफेयर्स ना आपको बहुत हल्का लगने लगेगा। ये सब कुछ भी नहीं है, सारे करवा दी गई उसमें। अगला प्रश्न है। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया, जो 2011 में 40 से 2023 में क्या हो गई? 2023 में इसका रेट 25 हो गया था। विकल्प ए राइट आंसर होगा। जो 2011 में 44 थी और 2023 में घटकर 25 हो गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और चिल्ड्रेन इन इंडिया 2025 का चौथा संस्करण 2025 में जारी किया गया था। कितना? चौथा एडिशन जारी किया गया। किसका? चिल्ड्रेन्स इन इंडिया, चिल्ड्रेन्स इन इंडिया, ये ध्यान रखना है। 2025 में चौथा संस्करण लागू हुआ, इसका जारी हुआ। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पदभार ग्रहण किया है? इनका नाम है विश्वजीत सहाय, विश्वजीत सहाय। ये जो है ना 1990 बैच के IAS अधिकारी रह चुके थे रक्षा लेखा सेवा में। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत का 90वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है? यह इनका नाम है इलमपर्थी अवल पुंडुरई रवि कुमार, विकल्प सी। अगला प्रश्न है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में असत्य कथन का पहचान करने कहा जा रहा है। यहां पर इसमें से 4 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से कौन सा असत्य है? चलिए अब बताइए इसमें से कौन सा असत्य है। तो पहला, इसे स्टूडेंट और रिसर्च पर एक डिजिटल पोर्टल के जरिए अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं, ये सही दिया गया है। ठीक है।
और दूसरा है इसका संचालन सूचना और पुस्तकालय के नेटवर्क से करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही देगा। सारा का सारा जब सही है तो गलत क्या है, कुछ भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है, यह हो जाएगा, कौन सा होगा बताओ आप लोग, कौन सा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय हो जाएगा, विकल्प डी यहां पर राइट आंसर है। चर्चा में रहा विलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसके द्वारा विकसित किया गया है, यह किया गया है किसके द्वारा, गूगल के द्वारा, विकल्प सी सही जवाब है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां किया गया था, यह हुआ था उत्तराखंड में, विकल्प डी राइट आंसर है। 28 जनवरी से लेकर के कब से 14 फरवरी 2025 को आयोजन हुआ था इसका, ध्यान रखना आपको ये डेट। कौन कौन से देशों को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 कार्यकाल के लिए चुना गया, इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 4 देश शामिल थे, एक डेनमार्क भी था, उसका भी नाम लिख ही लीजिए आप लोग, एक डेनमार्क भी था। ये सारा करंट अफेयर्स में करवा दिया गया, उसमें सारे 800 प्रश्न जो है ना, 3 घंटे का एपिसोड है, उसको जाकर के आप लोग देख लेना। सुपर 30 वाले तो देख ही रहे हैं, सुपर 30 जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया आप लोग सुपर 30 भी ज्वाइन कर लेना। बाकी ये कंटेंट ना यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हो। और एडीओ का कोई भी प्लेलिस्ट आप खोल लेना, उसमें ये वीडियो मिल जाएगा आपको। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी के बड़े एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जिसमें जीवन सहायक परिस्थितियां होने की संभावना है। इस एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है, इसका नाम क्या है ये बताओ आप लोग, क्या नाम है, तो K2-18b नाम है इसका, K2-18b, विकल्प डी सही जवाब है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा जारी खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर जो दिया गया 3 स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद देखेंगे कूट की सहायता से इसका करेक्ट आंसर देख लेंगे। पहले देखिए तीनों स्टेटमेंट को। पहला, गुकेश डी को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, सही है, बिल्कुल सही है। श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी को अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी से सम्मानित किया, यह भी सही है। तीसरा है, सुश्री मनु भाकर जी को ओलंपिक्स में निशानेबाजी में 2 पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये सही है। जो मनु भाकर थे किसके खिलाड़ी थे, ये निशानेबाजी के खिलाड़ी थे। और ये स्टेटमेंट जो है ना गलत दिया गया है, ठीक है, ये जो है स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही था ना। अब देखते हैं कूट, पहला है 1 और 2, यहीं पे पहले ही राइट आंसर हो गया। पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करने कहा जा रहा है, यहां पर कौन सा असत्य है, तो यह होगा विकल्प सी। पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिला और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथनों को चुने, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा बताओ आप लोग फटाक से, ये होगा कौन सा, तो पहला है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वनावरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, सही है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, ये भी सही है। तीसरा है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है, ये भी सही। सारे के सारे सही हो गए, उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया, 3 मार्च 2025 को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है, तो ये स्थान जो है बिहार का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण सहित कुल वनावरण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में कितना होगा, ये राइट आंसर है 99,02,066 वर्ग किलोमीटर, विकल्प सी। बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण किस जिला में किया गया, सही जवाब है गोपालगंज, विकल्प ए। आखिरी प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी निकाली गई। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया है। घोड़ा कटोरा जलाशय कहां पर है, आज सुबह जो टेस्ट हुआ था उसमें भी ये बताया गया था, विकल्प भी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए सारे टेस्ट के क्वेश्चन खत्म हो गए, 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया। आप लोग ये बताओ कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को दबा लेना, ताकि नए टेस्ट का नोटिफिकेशन मिल पाएगा आपको।